हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग बेहतर बेहतर होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान की प्री बोर्ड परीक्षा भी 6 जनवरी को संपन्न हो चुकी है। प्री बोर्ड के पेपर को देख के एक बात तो समझ में आई है कि पेपर कहीं ना कहीं थोड़े से एनालिटिकली मोड पे जाने वाला है। अभी तक यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, क्योंकि देखिए बच्चों, आपने पूरी साल कितनी भी मेहनत की हो, एक इंग्लिश में कहावत है, द एंड वेल इज ऑल वेल। अगर आपने सही तरीके से सिलेबस को फिनिशिंग तक नहीं पहुंचाया तो आपके नंबर कहीं ना कहीं कट ही जाते हैं। तो अब आपको डरने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है। एसएमसी विद्यावर्ष आपके लिए लेके आया है एक सीरीज, इसका नाम है अंतिम प्रहार। क्या है बेटा इस अंतिम प्रहार में खास? हम इसमें जीरो टू हीरो पूरी फिजिक्स को क्रम बाय क्रम रिवाइज करेंगे। और क्या करेंगे बेटा, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो भी कमियां रह गई होंगी, जो भी बच्चे ऐसे हैं इनका अभी तक केवल 20 या 30% ही सिलेबस हुआ है, उनके लिए भी ये वीडियो क्या है, रामबाण है। ठीक है, ये पूरी सीरीज उनके लिए रामबाण है। देखिए बेटा, 28 मार्क्स के तो अपने एमसीक्यूज ही जाते हैं, और जबकि पासिंग मार्क्स 23 है। तो इजीली अगर अपन एमसीक्यू पे भी ग्रिप बना पाए। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे पढ़ने चले जाते हैं किसी ना किसी सीरीज से। कोई परीक्षा दिन से एमसीक्यूज पढ़ रहा है, तो कोई परीक्षा लोक से पढ़ रहा है, जबकि रियलिटी क्या है, एमसीक्यूज आते हैं बेसिक से। ठीक है, जो भी यूट्यूब चैनल आपको क्वेश्चंस करा भी रहे हैं, तो वो उसके पीछे की बेसिक्स को क्लियर नहीं करवा रहे। वो बोल देते हैं कि इसका ऑप्शन, इसका आंसर ये है। क्यों है ये कोई भी आपको नहीं बताता। चलिए इसका इस समस्या का भी समाधान हम इस वीडियो में करेंगे, इस लेक्चर में करेंगे। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सबके सबसे आसान तरीके से करेंगे। बेटा अभी भी कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लेते हैं तो इजीली पास तो हो ही जाएंगे। और यदि आपको एक फाइनल फिनिशिंग की तलाश है तो एक बहुत बेहतर स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं क्या है और खास। तो सबसे पहले जो अल्टीमेटम देखिए, इसमें हम प्रत्येक यूनिट को कितने दिन पढ़ने वाले हैं, 3 डेज। कितने दिन पढ़ने वाले हैं, 3 डेज। सबसे पहले दिन हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी यूनिट से रिलेटेड 1 मार्कर एंड 2 मार्कर पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डेरिवेशन, स्पेशली मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिपीटेड फॉर्म में आए हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट डे हम न्यूमेरिकल करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे और सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन देखेंगे। बेटा ज्वाइन क्यों करना है, सबसे पहली बात, ये जो प्रोग्राम एसएमसी विद्यावर्ष द्वारा चलाया जा रहा है ये पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना। डेली एक रिकॉर्डेड क्लास होगी। यदि आप लोग चाहेंगे तो इस रिकॉर्डेड क्लास को हम लाइव क्लास में भी बदल देंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज कंप्लीट कवरेज होगी। और जो भी तैयारी होगी बेटा कैसी होगी, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होगी। जो भी आप पढ़ के जाएंगे यहाँ से वो एग्जाम में आपको छप के मिलेगा। मिशन आउट ऑफ आउट रहेगा हमारा। ठीक है, ये शेड्यूल्ड है। अब इसमें आज जो डेट हैं वो थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। ठीक है, कुल मिला के 21 डे का हमारा क्या है बेटा, शेड्यूल है। और इसमें आप मान लो कि जो है आप अपने हिसाब से +2 कर लीजिए। जितनी भी तारीख लिखी है उनमें +2 कर लीजिए। जैसे कहाँ गया वो, मैं वो स्लाइड को निकाल दे रहा हूँ। इसमें जैसे 5, 6 और 7 जनवरी को अपन यूनिट एक करने वाले थे, अब 7, 8 और 9 को कर लेंगे। ऑब्वियसली 25 को खत्म हो रहा था, अब अपना 28 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, कब खत्म हो जाएगा, 28 को। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसी हिसाब से आपको आपका पूरा पाठ्यक्रम मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, एसएमसी विद्यावर्ष के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज जो हम करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं 1 और 2 मार्कर क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनिट 1। यूनिट 1 के 1 अंकीय और 2 अंकीय प्रश्न की क्या करने वाले हैं बेटा, बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। बहुत ही सरल सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम। क्या है बेटा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम। बाकी वोल्ट किसका है, विभव का है। किसका है बेटा, विभव का। फेरेड किसका है, फेरेड किसका है, धारिता का है फेरेड। ठीक है, और कूलाम तो आवेश का है ही। और बेटा एम्पियर किसका है, एम्पियर है विद्युत धारा का। किसका है, विद्युत धारा का। और आवेश का जो मात्रक है, इसका सीजीएस मात्रक क्या है, सीजीएस मात्रक है बेटा स्थैत फेरत। क्या है, स्थैत
फेरेड, जिसे स्टैट फेरेड भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या है स्टैट फेरेड, जिसे हम क्या और बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टैट फेरेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, दोनों बातें बेटा सेम टू सेम ही है। पढ़ लीजिए आप क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश, दोनों बातें कैसी हैं बेटा, सेम टू सेम ही है, दोनों बातें एक जैसी ही हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश को हम सेम टू सेम ही डिफाइन करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बेटा, देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की वैल्यू है वो कितनी है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब खास क्या है, दोनों में तो मूल आवेश का भी मान इतना ही होता है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि कई बार हमसे पूछा जाता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन अ कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा तो देखिए अभी मैं क्या पढ़ रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन बराबर माइनस या प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसे 1 कूलम करके भी तो लिख सकते हैं। तो 1 कूलम बराबर क्या होगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, जो किसके बराबर होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो इसे ऐसे करके भी निकाला जा सकता है। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश की है, एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे क्वांटीकरण के फॉर्मूला से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, बेटा समझना है यहाँ बात को, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये जो सीरीज है अंतिम प्रहार जो एसएमसी विद्यावर्ष द्वारा चलाई जा रही है, ये बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल हैं जिनसे आप पढ़ रहे थे एमपी बोर्ड को लेके, उन सबसे थोड़ी सी अलग है। बिकॉज यहाँ जो क्वेश्चंस हैं उनमें कई क्वेश्चंस तो रिपीटेड है जो PYQ है, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने ऐसे बनाए जो एनालिटिकली बेस्ड ऑन है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। अब समझना, आवेशित और अनावेशित का डेफिनेशन क्या है, कैसे कहोगे कि कोई आवेशित है और कैसे कहोगे कि कोई अनावेशित है। इस चीज को समझते हैं, इस चीज को समझते हैं, इसे अगर समझ में आ गया तो ठीक है। फिर जैसे मान लो दो चालक है, ठीक है, इस पे दो धनावेश थे, दो ऋणावेश थे। ठीक है, इस पे तीन धनावेश थे और तीन ही क्या थे, ऋणावेश। तो धना किसी भी पदार्थ में स्वतंत्र रूप से जितने धनावेश होते हैं उतने ही क्या होते हैं बेटा, ऋणावेश होते हैं। परमाणु का जो बेसिक नेचर है वो क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर इन्हें संपर्क में किसी भी प्रकार से लाया जाए और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित हो जाए, समझना बात को, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा, किसी भी द्वारा हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे दो धनावेश रह जाए बने, दो धनावेश रहेंगे और एक ऋणावेश रह जाएगा। दूसरे वाले में क्या होगा, ये तो ए वाला हो गया सर। बी वाले में क्या होगा, तो बी वाले में क्या होगा, धनावेश तो तीन के तीन ही है लेकिन ऋणावेश क्या हो जाएंगे, चार। समझ रहे हो बात को, ऋणावेश क्या हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, धनावेश तो तीन ही रहेंगे। तो इसमें बहुसंख्या क्या है, मेजोरिटी में क्या है, इसमें मेजोरिटी में है निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बेटा, मेजोरिटी में है निगेटिव चार्ज। तो इसे हम मानेंगे कौन से आवेश से आवेशित मानेंगे बेटा, ये है ऋणावेशित, और इसे क्या मानेंगे, ये है धनावेशित। तो बेटा प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखना जरा, धनावेशित। तो यदि किसी को धनावेशित किया जाता है, यदि किसी को धनावेशित किया जाता है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसकी सरफेस को छोड़ के दूसरे चालक के पास चला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का। अब यदि कोई भी धनावेशित हो रहा है तो उसमें से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन दूसरी सरफेस पे जा रहा है। बात समझ में आई। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान जाएगा ही, तो इसका आंसर है कि द्रव्यमान घटता है। क्या होगा बेटा, द्रव्यमान घटता है। आई बात समझ में, क्या होगा, द्रव्यमान घटता है। ठीक है, क्लियर हुई ना बात, द्रव्यमान क्या होगा, घटता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एसआई मात्रक की तरफ चलते हैं। ठीक है,
देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है। चलिए, फॉर्मूला पता है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है? देखना यहाँ पे क्या होता है, ई की दो फॉर्मूला है बेसिकली, एक रिलेटेड टू चैप्टर 1, एक रिलेटेड टू चैप्टर 2। चैप्टर 1 में एफ बटे क्यू नॉट है और चैप्टर उसमें है डीबी अपॉन डी आर। ठीक है, ये भी जो है ये भी रिलेटेड टू विभवांतर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशनशिप है ये उसका फॉर्मूला है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी या आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। अब इसका अगर ऐसा ही मात्रक निकालें तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन, इसका क्या हो जाएगा, कूलम। क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलम। इसका ऐसा ही मात्रक निकालें तो इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, मीटर। दूरी है ना, दूरी का तो मीटर ही होता है। तो देखना पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है न्यूटन बटे कूलाम, जबकि दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा, वोल्ट बटे मीटर। और लास्ट का ऑप्शन कह रहा है कि दोनों सही है, मतलब वोल्ट बटे मीटर भी है और क्या है, वोल्ट बटे मीटर के अलावा और क्या है बेटा, हाँ क्या है, न्यूटन बटे कूलाम। अब इसकी अगर बात करें विमीय सूत्र की, तो एम क्या होता है, केजी गुणा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एम गुणा एल पर टी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, अपॉन में 1, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे कर दो, निकल के आएगा क्या बेटा, विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आप, कूलाम का नियम किस पर लागू होता है। कूलाम का नियम क्या है बेटा, कूलाम का नियम क्या कहता है, जो दो बिंदु आवेश हैं, लाइक मान लो एक बिंदु आवेश क्या है, ठीक है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, कोई कोई भी सा भी बल हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, यदि दोनों की प्रकृति सजाती है तो प्रतिकर्षण, अदरवाइज क्या होता है, आकर्षण। उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, जहां पे के क्या होता है, समानुपातिक स्थिरांक। ये होता है बेटा कूलाम का नियम। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है, इसका मोड लगाया जाता है, इसके परिमाण पे ही ध्यान दिया जाता है, इसका एक वेक्टर रूप भी होता है। ठीक है, मैं जब 3 और 4 अंकीय करवाऊंगा तब इसका वेक्टर रूप और इसका नॉर्मल दोनों करवाऊंगा, सदिश और अदिश। ठीक है, तो ये किसके लिए है, यहाँ पे जो आवेश आपको दिख रहे हैं या गतिशील है, नहीं सर, बिंदु आवेश है बिल्कुल सर, स्तर आवेश है बिल्कुल। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया बेटा, राइट। कूलाम का नियम केवल तभी लगेगा जब दो आवेश बिंदु आवेश हो और दोनों आवेश स्तर आवेश हो। ठीक है, अगला जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस, ये रिलेटेड टू जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसी से होगा। दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा करने पर मान लो ये एफ बराबर क्या है, के, यहाँ पे क्या निकल के आया था, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आप एफ डैश मान ले रहे हैं, दूरी को आधा कर दे रहे हैं, के Q1 Q2 बटे दूरी को क्या कर रहे हैं बेटा, आधा, तो R/2, इसके अपॉन में 1 मान लो, इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखना क्या होगा, F बराबर के, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बराबर 2 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सॉरी सॉरी फॉर दैट, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसका थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर, आर का क्या है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एफ डैश बराबर के Q1 Q2 अपॉन में 1 मान लो, क्योंकि 3 स्टेप हो रहे हैं, 4 करने पड़ेंगे पूरे, अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, ऐसी बिन को बेटा सतत बिन बोलते हैं, इसमें जो चौथा पद होता है उसका मल्टीप्लाई पहले से होता है और जो तीसरा पद होता है उसका मल्टीप्लाई कहाँ होता है बेटा, दूसरे से। तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो क्या होगा, एफ डैश बराबर 4 इंटू के Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, बटे आर स्क्वायर। अब देखना बेटा यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एफ डैश बराबर, ये जो वैल्यू है ये कंप्लीट वैल्यू किसके बराबर है, एफ की वैल्यू के बराबर है, यस और नो। तो क्या होगा, 4 इंटू एफ, मतलब एफ से इसका बल कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना। तो 4 गुना वाला क्या होगा बेटा, सही आंसर होगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके सॉल्यूशन का,
इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं बट देखने में थोड़ी सी कैसे लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, निर्वात में विद्युतनशीलता का मात्रक ये होता है, ये मान। ठीक है, मैथमेटिकल वैल्यू भी निकाली जा सकती है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बाकी मैं बताऊं ये निकलता कैसे है, जैसे एफ बराबर क्या था, के की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ रख लो, वटे क्या हो जाएगा 1/f, क्योंकि इसका तो कोई मात्रक होगा ही नहीं, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, Q1 Q2 का क्या हो जाएगा, एक कूलाम इसका, एक कूलाम इसका, इसका क्या हो जाएगा न्यूटन, इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल, ये है बेटा इसका ऐसा ही मात्रक, और इसी से हम इसकी डायमेंशन फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका विमीय सूत्र भी हम निकाल सकते हैं। देख लीजिए आप, इसका विमीय सूत्र भी हम बहुत इजीली से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो सकता है। बेटा आपने परावैद्युतांक का फॉर्मूला पढ़ा होगा, के बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतनशीलता है जो एक से कम कभी होगी नहीं। ठीक है, यदि हर में एक है, यदि हर में एक है तो अंश माइनस बना सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, 0.5 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है 5 हो सकता है, ये पॉसिबल है। ये क्या है बेटा, पॉसिबल है। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखना जो भी चीजें आपको ऐसा लगे कि मैं जल्दी मैं भूल गया, या हो सकता है कोई भी त्रुटि या गलती रह जाती है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं प्लीज। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली स्लाइड पे क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, जब हम किसी भी एक समान विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं, तो इसकी दिशा ऑब्वियसली ये ऐसे घूमता है, तो यहाँ से चलने पर माइनस से कहाँ की तरफ होता है, प्लस की तरफ। इसीलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ से होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। कहाँ से कहाँ की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल होता है। बेटा ध्यान से पढ़ना है, ऐसे प्रश्न क्या होते हैं जो हम बहुत जल्दी में पढ़ जाते हैं, तो ये बहुत कंफ्यूजन कैरी करके आते हैं, जिस वजह से हमारा क्या हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। समझ में आई बात, कई सारे बच्चे QE 2QE बोल सकते हैं आई थिंक, लेकिन क्या कह रहे हैं, इस पे जो बल लगता है, देखना इस पे जो बल लगेगा वो क्या होगा, F बराबर प्लस QE। ठीक है, और इस पे जो बल लगेगा वो क्या होगा, F बराबर माइनस QE। दोनों पे जो बल लग रहा है उसकी उसका परिमाण अगर हम देखें, दोनों के बल के परिमाण कैसे है बेटा, बराबर, किंतु दिशा कैसी है, विपरीत है। तो बराबर और विपरीत होने के कारण, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और परिणामी जो बल होता है वो क्या हो जाता है बेटा, शून्य। विद्युत फलक्स एक राशि है, दिखना यहाँ पे सदिश सदिश आपने पढ़ा होगा, तो विद्युत फलक्स एक डॉट वैल्यू है। डॉट वैल्यू क्या होती है, ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। यदि ये डॉट आता है तो वो इंडिकेट करता है किसे बेटा, अदिश को। समझ में ये बात, यदि यहाँ मल्टीप्लाई होता तो वो इंडिकेट करता किसे, किसे इंडिकेट करता बच्चा, तो वो करता सदिश को। ठीक है, और बाकी की चीजें, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक देख लेते हैं, ऐसा ही मात्रक। तो अभी मैंने बताया इसका क्या होता है, इसका न्यूटन बटे कूलम होता है, और इसका क्या होगा, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश है तो मीटर स्क्वायर होगा, ये तो होगा। तो ये भी हो सकता है वोल्ट बटे मीटर से भी निकाला जा सकता है। क्या निकला था उसका, वोल्ट बटे मीटर, एक ये भी तो था ई का, गुणा क्या होगा बेटा, मीटर स्क्वायर होगा, मीटर से मीटर कट जाएंगे, तो क्या और है, विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक वोल्ट गुणा मीटर। समझ में आई बात की नहीं, क्या और हो सकता है, वोल्ट गुणा मीटर हो सकता है। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए, यदि नहीं है तो बताओ। अभी तो मैं 3 अंकीय और 4 अंकीय जब करवाऊंगा, इसमें तो 1 अंकीय और 2 अंकीय डिस्कस करेंगे हम, तो बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं सभी चीजों को। और अब मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ आप लोगों को, यदि आप यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं तो चीजें आपकी क्लियर ही नहीं होंगी, आप बहुत बेहतर स्कोर कर पाएंगे फिजिक्स में। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं रेखीय आवेश घनत्व। जैसे कि रेखा, रेखा कैसी होती है, वन डायमेंशन वाली होती है। बेसिकली फॉर्मूला घनत्व का क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है अणु बटे आयतन, बट यहाँ आयतन, रेखा का तो कोई आयतन ही नहीं होता, रेखा की क्या होती है, केवल लंबाई। और बेटा किसका घनत्व पूछ रहे हैं, आवेश का, तो ऊपर रख दो आवेश।
तो बेटा आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई मतलब कूलाम बटे मीटर, ठीक है, C अपॉन एम। पृष्ठीय, पृष्ठ में क्या होता है बेटा, प्रश्न तो इस प्रकार से होता है, अब इसमें क्या होगा, लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो यहाँ आवेश के बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ बेटा आवेश के बटे में आ जाएगा क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। ये तीन वैल्यू है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरी वैल्यू आयतन आवेश घनत्व और है, ठीक है बेटा। देखते हैं कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, इसका उसका कूलाम, और जो आयतन वाला है उसका क्या होगा, कूलाम बटे मीटर क्यूब। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या है, निकाल पाओगे एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, चलो निकलवा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या निकल के आया था एप्सिलॉन नॉट का, क्या निकल के आया था, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणा क्या निकला था, मीटर स्क्वायर, ये निकला था ना। देखिए प्रीवियस स्लाइड पे है, देख लेते हैं, देखो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को भी। हाँ, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, चलिए देखते हैं, चलिए 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 चलिए। कूलाम का जो विमेय सूत्र होता है वो क्या होता है, एटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एटीपी स्क्वायर बटे न्यूटन का क्या होता है, मैंने अभी बताया था, न्यूटन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, किलोग्राम मतलब मास, मास के अलावा और क्या होगा, मास हो गया ना किलोग्राम, गुणा मीटर मतलब एल बटे सेकंड स्क्वायर, ये होता है किलोग्राम न्यूटन का। क्योंकि एफ का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा उसका बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, एम इंटू ए, फिर त्वरण का फॉर्मूला रख के फाइनली ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है, इंटू ये मीटर है, मीटर को लेंथ से इंडिकेट करेंगे तो एल स्क्वायर। देखते हैं बेटा बना के, यहाँ का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में वन, अपॉन क्योंकि यहाँ तीन स्टेप बन रहे हैं, तीन तो बनते नहीं है, यहाँ दो या चार, चार बना ले रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा m इंटू एल की पावर क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की पावर क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा, इसका यहाँ होगा, तो क्या बन जाएगा देखना, बच्चा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। देखना बहुत सारे बच्चे कहेंगे आप इतना बड़ा करवा रहे हैं सर, मैं तो इसे याद कर सकता हूँ, बेटा ये आपकी चॉइस है, ये सभी एक जैसे होते हैं, इनके बेसिक फॉर्मूला अगर आप याद रख पाओ तो फिर इन चीजों को याद नहीं करना पड़ता, बड़े ही इजिली से ये टैकल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका बना के लिखेंगे तो ये नीचे है, तो m का क्या आएगा, इनवर्स आएगा, m l की पावर -3 आएगी, और l की पावर -3 के बाद t की पावर क्या आएगी, t की पावर 4 आएगी, और a की पावर क्या आएगी बेटा, 2 आएगी। देखना इससे कोई सिमिलर हो रहा है, m-1 और l-3 t4 a2 दिस वन, ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होता, और ऐसे ही विमीय सूत्र निकाले जाते हैं, याद करना तो वो तरीका मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता, क्योंकि सबके सिमिलर होते हैं, फिर फंस जाते हैं बच्चे उसमें। किसी विलगती निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित या नियत होता है, इनके तो आंसर्स भी लिखे हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विद्युत रेखाएं, टाइम को बचाने के लिए मैंने आंसर्स वहां रखे हैं, ठीक है, और इजी क्वेश्चंस थे, इतने पता ही होगा इतना आपको, ये धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे समाप्त होती है। इनमें और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में एक फैक्ट है जो अलग है, ये खुले वक्र बनाती हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। कैसे वक्र बनाती हैं, ये खुले, और अगर कोई आपसे पूछ ले वो बंद वक्र क्यों बनाती हैं, क्योंकि चुंबक का प्रत्येक अणु खुद में एक पूरी तरह क्या होता है, चुंबक होता है, इसलिए किसी चुंबक के अंदर स्तर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, किसी चालक के अंदर, ध्यान से समझना, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन बात अगर विभव की होगी तो विभव क्या होगा, जहां जहां विद्युत क्षेत्र शून्य होगा वहां वहां विभव क्या होगा, नियत या समान, विभव की वैल्यू परिवर्तित नहीं होती है, समझ रहे हो ना विभव समान का। जैसे दो दो पानी भरे दो पानी के भरे हुए जार या कुछ भी है, उन्हें आपस में कनेक्ट कर दो और उन दोनों में वाटर लेवल बराबर हो, समझना, वाटर लेवल बराबर हो तो पानी किसी एक छोर से दूसरे छोर पे जाएगा, या दोनों खाली हो तो पानी एक छोर से दूसरे छोर पे जाएगा, नहीं, किया गया कार्य क्या होगा, शून्य, किया गया कार्य शून्य होगा, तो मतलब किया गया कार्य कांस्टेंट रहेगा, शून्य भी नहीं होगा कि कोई कार्य ही नहीं हो रहा होगा, कांस्टेंट है वैल्यू, तो कांस्टेंट को ही अपन क्या कहते हैं बेटा, नियत कहते हैं। 1/4πε0 का मान होता है, इतना होता है 9 × 10⁻⁹ ये कांस्टेंट वैल्यू है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, एक आदर्श द्विध्रुव पर नेट आवेश, देखो आदर्श द्विध्रुव क्या होता है बेटा, दो बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो, जैसे मान लो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, वैसे तो माइनस क्यू इस साइड होगा,
क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से ऋण से धन की तरफ होती है। ठीक है बेटा, चलिए मैं चयन कर दे रहा हूँ। ठीक है, बना रहने दो। तो एक अब इस पे देखना है, एक आदर्श पे, अब इस पे नेट आवेश कितना होगा, कैन यू इमेजिन? नेट आवेश कितना होगा, ये धन है और एक ऋण है। नेट आवेश बीच से लिया जाएगा, दोनों बराबर विपरीत होने के कारण नेट आवेश क्या हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा बच्चा, शून्य। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए आगे, गाउस का नियम, बेटा गाउस का नियम किसके लिए लागू होता है, केवल बंद पृष्ठ के लिए। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। डेफिनेशन क्या कहती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी माध्यम में खींचा गया हुआ काल्पनिक वक्र पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती हो, प्रदर्शित होती हो। अब यदि कटान बिंदु हो जाएगा तो वहां तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण से धन की ओर होती है। किसी चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र हमेशा सतह के लंबवत होता है। कैसा होता है बेटा, सतह के लंबवत। किसी चालक की सतह पर, जैसे मान लीजिए ये एक चालक है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस प्रकार से होता है। तो इसे हम कौन सी कंडीशन कहेंगे, इसमें देखना सब लंबवत है। कैसा होता है, लंबवत होता है। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक ये अभी मैंने निकलवाया था एप्सिलॉन नोट का। ठीक है, एक समान आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की दूरी, एक समान आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की दूरी। देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्वियसली ये E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट होता है कुछ चादर के लिए। अब चादर के लिए ये होता है, ये व्यंजक निकल के आता है। मैं जब डेरिवेशन कराऊंगा तब मैं बताऊंगा। इसमें कहीं आर है, आपको कहीं आर दिख रहा है? जब यहाँ आर है ही नहीं तो आर ऑब्वियसली आर पर ये विद्युत क्षेत्र की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आई ना बात? ठीक है, ये डेरिवेशन अगर आपने नहीं किया हो या आपको डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं प्लीज। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलाम आवेश होता है, इतने कूलाम। ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं सही जोड़ी विद्युत क्षेत्र। मैंने बताया ना विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम। तो ये हो गया पहले वाले का आंसर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो सकता है, बताइए इसमें से क्या हो सकता है, क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा, कूलाम गुणा मीटर। या विद्युत फ्लक्स का कोई मात्रक नहीं है तो विद्युत फ्लक्स अदिश राशि ये पता है। ये दूसरे का हो गया। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q गुणा 2N। Q का मात्रक C, L का मात्रक M। CM कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है सर। तीसरे का ये हो गया। बल आघूर्ण टॉर्क, ये क्या होता है, क्या होता है, PE होता है। P तो होता है, तो P का मात्रक कितना है, अभी मैंने निकाला, कूलाम गुणा मीटर। और इसका मात्रक कितना है, न्यूटन बटे कूलाम, यही तो होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, पी की जगह पी की वैल्यू, ई की जगह ई की वैल्यू। सी से सी कट गया, क्या निकल के आया, NM। तो ये हो गया चौथे का। बचा बचाया जो है देखिए अब इसका ना, तो इसका ये है ही पांचवे का। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे देखना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। चलिए एक और जोड़ी देखते हैं, एक और मैचिंग देखते हैं। ठीक है, बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए बेटा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है वो आई थिंक ये है। तो ये 1 का हो गया। विद्युत द्विध्रुव अक्ष पर अच्छी स्थिति के लिए ये है, सॉरी ये सेकंड वाले का हो गया। अनंत रेखीय आवेश, अनंत रेखीय आवेश के लिए आपको क्या लग रहा है इसमें, देखिए फिर अनंत समतल चादर, फिर आवेशित गोलीय कोश के अंदर, ये पहले मैच कर लीजिए। देखिए जब आपको ऐसा लगे कि आंसर्स ओवरलैप्ड हो रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिजिक्स में एक ही चीज, एक ही भौतिक राशि के दो दो मात्रक तीन तीन मात्रक होते हैं। तो यदि कंफ्यूज हो तो कुछ नहीं करना, पहले जो आ रहा है उसे मैच कर लो। आवेशित गोलीय खोल के अंदर क्या होता है, ये पांचवे वाले का हो गया। अब बचा क्या है, तीसरा और चौथा। तो तीसरा अनंत समतल चादर, अनंत समतल चादर है। ठीक है, और एक क्या है, अनंत रेखीय आवेश। तो बेटा रेखीय आवेश के लिए जो अनंत इन्फिनाइट रेखीय आवेश होता है उसके लिए तो ये पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था समतल चादर के लिए आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, स्वतंत्र हो जाता है। तो ये चौथा हो गया और ये क्या हो गया बेटा, तीसरा। देख लीजिए आप, अभी मैंने बताया था ना क्यों हो जाती है सर, इसके लिए, किसके लिए, अनंत समतल चादर के लिए फॉर्मूला क्या है, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। इसमें ई स्वतंत्र होती है, ई का कोई रोल नहीं होता। चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं। अगली स्लाइड पे क्या, अगली स्लाइड पे है बेटा एक शब्द या एक अंकीय प्रश्न। देखते हैं क्या है। एक शब्द आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, क्वांटीकरण मतलब प्रकृति में आवेश का मान सदैव एक निश्चित मान का
पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज कभी भी बेटा अपूर्ण गुणज नहीं होता, हमेशा कैसा गुणज होता है? पूर्ण गुणज। मतलब जो Q है वो हमेशा बराबर होता है प्लस माइनस एन ई के। और बेटा जो n है वो 0 1 2 3, ठीक है। 0 तो कभी होगा ही नहीं, 1 2 3 अप्रोक्स होगा। अब कूलाम के नियम की अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, और नियम की परिभाषा लिखो। तो परिभाषा वही, एक विद्युत द्विध्रुव क्या है ये भी देख लिया है। एक दूसरे को क्यों नहीं काटते? क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के कितने मान होंगे? 2, जो कि संभव नहीं है। गाउस के नियम का कथन लिखिए। तो कथन क्या है कि जो वो आवेश होता है, जो विद्युत फ्लक्स होता है किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, वो आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुणज के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? फाई बराबर क्यू गुणा 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। एक गाउसीय पृष्ठ क्या है? एक बंद पृष्ठ जो गॉस के नियम का पालन कैसे करे उसे क्या कहते हैं बेटा? गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर नेट बल शून्य होता है। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक क्या है? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। एक बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। क्या होगा? Q बटे आर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा इसका क्या फॉर्मूला। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका ऐसे ही मात्रक न्यूटन बटे कूलाम है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है? ये स्तर परिरक्षण के कारण होता है। एक आवेश Q एक घन के केंद्र पर रखा है, घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा बेटा? फाई Q बटे एप्सिलॉन नॉट, गाउस के नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि बंद पृष्ठ हो गया ना, ठीक है। घन से गुजरने वाला, अगर घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता तो घन में कुल कितने पृष्ठ होते हैं? 6, तो 1/6 हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के स्थायी संतुलन के लिए शर्त क्या है। मतलब कोई भी अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखा है तो वो संतुलन में, इसके लिए शर्त क्या है कि थीटा बराबर किसके होना चाहिए? 0 डिग्री के। ठीक है, अब देखते हैं 2 अंकीय प्रश्न। देखिए अब इसका क्वांटीकरण से ही शुरू है। n बराबर 0 प्लस माइनस क्या हो सकता है? 1 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में किसी भी वस्तु पर आवेश का मान, ये अभी समझाया। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? या आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश को क्या किया जा सकता है बेटा? नष्ट। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं और ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। देखना यहाँ एक बात आपको देखने को मिलेगी कि ये क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चंस कब आया था? एमपी बोर्ड 2020 में, ये एमपी बोर्ड 2021 में, ये भी एमपी बोर्ड 2015। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड होते हैं और जो बार बार एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण, ये हमने समझ ही लिया था। इसके बाद ये भी समझ लिया था विद्युत फ्लक्स क्या है। किसी विद्युत क्षेत्र में, मतलब मान लीजिए ये एक पृष्ठ है ये, और यहाँ से जो भी लंबत अभिलंबत विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? इसका मान लीजिए क्षेत्रफल सदिश है, इनके बीच में थीटा डिग्री का कोण है, तो यही विद्युत फ्लक्स से क्या हो जाएगा? फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, यदि थीटा की रिलेशनशिप, अब ये मिनिमम और मैक्सिमम भी होता है। तो क्या है, देखो डेफिनेशन यहाँ, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। ऐसा ही मात्र कभी देख ही लिया, इसका क्या होता है? न्यूटन बटे कूलाम। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं अगली स्लाइड पे। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, वो क्या है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर नेट बल तथा बल आघूर्ण कितना होता है? बेटा नेट बल तो क्या हो जाता है? शून्य। नेट बल क्या हो जाता है? नेट बल कितना हो जाता है बेटा? शून्य। बताया था मैंने, दोनों बराबर विपरीत होने के कारण।
और बल आगुड़ कार्यरत करने लगता है, क्योंकि इनकी क्रिया रेखा अलग अलग, क्रिया रेखा समान होती है, इसलिए कितना होता है टाउ बराबर, ये यहाँ ब्रैकेट लगा लो, पीई साइन थीटा। कितना होता है पी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में से कैसे लिखते हैं, पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, सदिश है या अदिश। तो विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण, ये जो P है ये एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे क्या है, कूलाम के नियम की दो सीमाएं। तो बेटा बिंदु आवेश के लिए और स्थिर आवेश के लिए। ठीक है, गतिशील आवेश के लिए ये नहीं है, गतिशील आवेश के लिए ये नहीं है, बताया मैंने। स्तर विद्युत परिरक्षण क्या है, ये वही है जिसके कारण अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। किसी निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने को स्तर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। इसके लिए उस क्षेत्र किसी खोखले गोले को घेर दिया जाता है, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है बेटा, चलिए अगले उस पर जाते हैं स्लाइड पे। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो बेटा देखना कितना होगा। मान लो ये एक बंद पृष्ठ है, ये एक बंद पृष्ठ है, यहाँ पे एक द्विध्रुव रखा है। ठीक है, मान लेते हैं कहाँ पे द्विध्रुव रखा है, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक द्विध्रुव रखा है, ये हो गया प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू। अब क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की तरफ चलती हैं, चलेंगी, तो इसमें दो प्रकार का फ्लक्स उत्पन्न होगा, एक तो ऋणात्मक फ्लक्स और एक फ्लक्स होगा धनात्मक फ्लक्स। अब इसकी खास बात क्या है कि विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के परिमाण हमेशा बराबर होते हैं, तो दोनों फ्लक्स भी बराबर होंगे। धनावेश और ऋणावेश के कारण जो टोटल फ्लक्स होगा, कुल नेट फ्लक्स, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये क्या है बेटा, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। क्या है कूलाम के नियम का सदिश रूप, E12, ठीक है, बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो एकांक सदिश आएगा वो क्या आएगा, 2। ये कैसे आता है और क्या होता है, ये डेरिवेशन में हम समझेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखना जो यूनिट है वो 2 चैप्टर से मिलके बनी है। जो अपनी पहली यूनिट है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, आवेश वाला चैप्टर और ये स्तर विद्युत विभव और धारिता वाला चैप्टर। तो पहला चैप्टर तो हमने समझ लिया, 1 और 2 अंक। अब हम समझते हैं स्तर विद्युत विभव और धारिता वाला चैप्टर। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। बेटा वोल्ट है। ठीक है, V का एसआई मात्रक क्या होगा, ऑब्वियसली वोल्ट होगा। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, W बटे Q, तो जूल बटे कूलाम भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल बटे कूलाम। ठीक है, और क्या हो सकता है सर, अभी मैंने बताया था कि E बराबर क्या होता है, dV बटे dr, माइनस के dV बटे dr। तो dV बराबर क्या होगा, E गुणा dr। तो इस हिसाब से इसका क्या होगा, E का क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम, इसका क्या होता है, मीटर। तो dV का ये भी तो हो सकता है न्यूटन बटे कूलाम गुणा मीटर, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये कब आएगा, तो पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना होगा, तो एक साइड लिख देंगे विद्युत विभव, दूसरी तरफ क्या लिख देंगे पता है, सही जोड़ी में, न्यूटन पर कूलाम इनटू मीटर। आप देखते रह जाएंगे कि वोल्ट तो कहीं है ही नहीं, वोल्ट तो है ही नहीं, दूसरे तरीके से पूछ लिया उन्होंने। समझ में आई कि नहीं आई बात, ऐसे भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पृथ्वी का विद्युत विभव माना जाता है शून्य माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसकी धारिता बहुत ज्यादा है। ठीक है, अनंत धारिता, इसलिए विद्युत विभव एक, विद्युत विभव एक कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। ठीक है, एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव भी और दूरी में संबंध। तो बेटा इसका जो रिलेशन होता है वो होता है 1/r वाला। क्या होता है, 1/r वाला, कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता। निरक्षीय स्थिति में ये शून्य हो जाता है, नॉन एक्सियल कंडीशन में। ठीक है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण कितने डिग्री का होता है, तो बेटा 90 डिग्री का कोण होता है समविभव। किसी भी धातु को हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। और धातु से जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो कैसी निकलती है, लंबवती तो निकलती है। कैसी निकलती है, लंबवत निकलती है, ऐसे ही तो निकलती है। तो इनके बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। समविभव पृष्ठ पर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। बताइए कोई कार्य किया जाएगा, इसे गणितीय रूप में भी हम स्थापित कर सकते हैं।
लेकिन चूंकि ये कणकीय है तो शून्य कार्य किया जाएगा, बिकॉज ये एक धातु है और धातु में इलेक्ट्रॉन या धातु में विद्युत को चलाने का काम मुक्त इलेक्ट्रॉन का होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती, इसलिए यहाँ विभव क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। समझ में आई बात। धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या है बेटा, फेरेड। फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q बटे V, मतलब कूलाम बटे वोल्ट या फेरेड। ठीक है, और इसका सीजीएस मात्रक स्थैत फेरेड होता है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या है। गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला ये है। ठीक है, हालांकि नवीन एनसीईआरटी में गोलीय चालक की धारिता है नहीं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, आवेश या ऊर्जा को संचित करता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी भी चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसमें जो संचित ऊर्जा है या उसके जो, देखिए फॉर्मूला क्या है, सी बराबर क्या है, क्यू बटे भी। तो यदि हम V के मान को कम करेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। तो संधारित्र वही युक्ति है जो V के मान को कम कर देता है, जिससे धारिता बढ़ जाती है। समांतर पट्ट संधारित्रों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता, बेटा फॉर्मूला क्या है समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये है सूत्र। अब इसमें अगर D बढ़ाएंगे तो क्या होगा, D को बढ़ाने से धारिता क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि D कहाँ है, हर में। आपको सीधे सीधे लॉजिक लगाना है, यदि आपने ये टॉपिक नहीं समझा तो लॉजिक लगाओ। समझ में, यदि अपॉन में, यदि अपॉन में अपॉन वाली वैल्यू को बढ़ाएंगे तो घट जाएगा। ठीक है, यदि अंश को बढ़ाएंगे या न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी और बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाएगी। आई थिंक ये बात तो समझ में आई होगी आप लोगों को। समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम बढ़ने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता क्या होगी, समांतर पट्ट संधारित्र में यदि हम बीच के माध्यम में धारिता बढ़ता तो कहीं ना कहीं उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, धारिता बढ़ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्र में समान क्या होता है। देखिए श्रेणी क्रम का व्यंजक क्या है, 1/c बराबर 1/c1 1/c2 प्लस 1/c3। तो 1/c मतलब फॉर्मूला क्या, जैसे C बराबर क्या था, Q बटे V, यही रहा होगा फॉर्मूला, यही तो रहा होगा ना फॉर्मूला। तो C को नीचे लेके आए होंगे तो हमने V की वैल्यू निकाली होगी, तो V की Q, तो V1 के लिए ये क्या निकली होगी, Q बटे C1। V2 के लिए क्या निकली होगी, Q बटे C2। और V3 के लिए क्या निकली होगी, Q बटे C3। यही तो होगा बेटा, V3 के लिए क्या निकली होगी, Q बटे C3। बात आई समझ में कि नहीं है। तो देखना है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है आवेश। यहाँ पे आवेश कांस्टेंट रहा होगा। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी। यदि हम दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होगा, देखना यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं उस बात को। ठीक है, यदि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, देखते हैं, समझते हैं इस बात को। क्या है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो दो संधारित्र इनमें प्रत्येक C के बराबर है, प्रत्येक किसके बराबर है, C के बराबर है। तो फाइंड आउट करेंगे तो 1/c बराबर 1/c प्लस 1/c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CC का एलसीएम ये 2C हो जाएगा, 1/c बराबर क्या हो जाएगा 2C। तो 2C बराबर क्या हो जाएगा C। तो बेटा यहाँ पे C बराबर क्या हो जाएगा, C बटे 2। मतलब ऑप्शन नंबर C इज राइट, ऑप्शन नंबर C इज राइट। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारिता का विमीय सूत्र क्या है, विमीय सूत्र बहुत इजी है निकालना, C बराबर Q बटे V से निकल जाता है। यहाँ आप निकाल लोगे, Q का फॉर्मूला 80 होता है, V का फॉर्मूला क्या होता है, W बटे Q। Q की जगह आपको 80 रखना होगा, यहाँ आपको क्या रखना होगा, इसकी जगह क्या रखना होगा F, गुणा विस्थापन की जगह क्या रख लेंगे आप, एक L रख लेंगे। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना, यदि नहीं आएगा तो अगले लेक्चर में और एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। यहाँ से सीधे उसका फॉर्मूला होता है बल का, kg मतलब m गुणा मीटर L अपॉन टी स्क्वायर, एम एल टी इनवर्स। इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा एम एल टी की पावर -2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 80, और इसका तो ऑलरेडी 80 है ही। तो ऐसे करके आप निकाल दो। ठीक है, निकाल लेना। किसी चालक के अंदर स्तर वैद्युत विभव नियत रहता है, अभी मैंने बताया था, एक फेरेड बराबर होता है इसी फॉर्मूले से 1 जूल बटे 1 कूलम। विद्युत क्षेत्र E और B में संबंध क्या है कि E बराबर
माइनस के dv बटे rdr, मतलब विभव की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है, इसीलिए उसके बीच में क्या लगा है, माइनस लगा है। ठीक है बेटा, चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। तो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का क्षय होता है यदि उनके आवेश, यदि आवेश विभव अलग अलग होंगे तो समझना बात को। जैसे ये एक चालक है ए नाम का, ये एक चालक है बी नाम का, यदि इनमें विभव अलग अलग होंगे तब तो इनमें विद्युत का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे। यदि इनमें विभव की वैल्यू सेम है तो इनमें आवेश ट्रेवल ही नहीं करेगा, ट्रेवल नहीं करेगा तो विद्युत क्षय, वैद्युत क्षय होता है उनको मतलब दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर जो ऊर्जा का क्षय होता है यदि उनके विभव भिन्न हो तभी होगा। विभव समान होगा तो ऊर्जा क्षय नहीं होगा। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो व्यंजक अभी मैं बता ही चुका हूँ, 1/c वाला व्यंजक है। ठीक है, ये वाला 1/c1 c2 c3 होगा। एक संधारित्र की ऊर्जा U है यदि प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए, समझना इसे, स्थितिज ऊर्जा और प्लेटों के बीच की दूरी, तो C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी, मतलब धारिता सीधे सीधे कम हो जाती है बीच की दूरी बढ़ाने पर। इतनी बात समझ में आई। अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला देखें तो U बराबर क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, ये तो पहला वाला U था। U डैश क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन, क्या कर रहे हैं देखना, प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो धारिता तो C/2 हो जाएगी, सीधी सीधी बात है। चलिए बच्चों देखते हैं, फिर दोबारा से पूरा सेटअप चालू करना पड़ा क्योंकि पावर थोड़ा सेटअप डाउन हो गया था। तो ऊपर का जो सॉल्यूशन था वो मैंने लिख दिया था वहाँ, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि नहीं लिया हो तो आप फिर से पीछे जाके 10 सेकंड पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चंस कर रहे थे कि एक संधारित्र की ऊर्जा U है यदि प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए, मतलब स्पेशली जो धारिता होती है वो क्या होती है, ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसमें जो धारिता है दूरी के सीधे क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यदि प्लेटों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा, ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में पूछा है। ठीक है, ऊर्जा के बारे में पूछा है तो सबसे पहले हम धारिता का रिलेशन से प्लेट से देख ले रहे हैं। मतलब अगर दूरी डी है तो धारिता भी कितनी होगी, धारिता स्पेशली कितनी होगी, सी होगी। यदि दूरी को 2D कर दिया जाए तो जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई में बढ़ेगा ना, जैसे जैसे ये गुणा में बढ़ेगी, दूरी गुणा में बढ़ेगी, धारिता उतनी ही किस में बढ़ेगी बेटा, दूरी जितनी गुणा में बढ़ेगी धारिता उतनी ही किस में बढ़ेगी, डिवाइड में बढ़ेगी। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर क्या होता है, क्यू स्क्वायर बटे 2C। क्या होता है, U बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2C। तो सामान्यता तो ये होगा। फिर हम क्या करेंगे, जब बढ़ी हुई दूरी को बढ़ा देंगे तो U डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 2 गुणा C बटे 2 हो जाएगा। इसे पहला पद मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो U डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर बटे 2C। क्यू स्क्वायर बटे 2C किसकी वैल्यू है, U की। तो U डैश बराबर 2 इंटू यू। मतलब यदि हम क्या करेंगे, यदि हम प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना करें, यदि हम प्लेट के बीच की दूरी को दोगुना करेंगे तो डिस्टेंस सीधे सीधे प्रभावित करता है किसे बेटा, कैपेसिटेंस को, धारिता को। तो धारिता उसी हिसाब से क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और धारिता आधी होगी तो स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो बेटा कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, 2U। क्या होगा, 2U, 2U सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। खोखले गोले के अंदर विभव होता है, क्या होता है खोखले गोले के अंदर, सतह के बराबर और नियत। खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और जहां भी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है वहां विभव क्या माना जाता है बेटा, एक समान या नियत। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में जो भी क्वेश्चंस है वो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान। अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, पहला जो प्रश्न है उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कि बेटा विभव का जो है ना विमीय सूत्र निकालिए, विमीय सूत्र फाइंड आउट कीजिए किसका, विभव का। विभव का बेटा फॉर्मूला क्या है, V बराबर W बटे Q। क्या है, W बटे Q। मैंने इसी वीडियो में 2-3 स्लाइड पहले इसका विमीय सूत्र निकलवाया भी है। अब यहाँ आप कार्य का विमीय सूत्र रख दीजिए, यहाँ आप इसका रख दीजिए, निकल आएगा। ठीक है बेटा, बाकी फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण।
त्वरण का क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसे लेके जाना है, कहां तक लेके जाना है, MLT तक, तब तक इस फॉर्मूला को तोड़ते हुए लेके जाना है। ठीक है बेटा, धारिता का ऐसा ही मात्रक फेरेड होता है, सीजीएस मात्रक स्थैतिक फेरेड होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता का मान, बेटा यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन बनता है, यहाँ इसका श्रेणी क्रम प्रतिरोध के समांतर क्रम जैसा दिखाई देता है। जैसे कि जब धारिता को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1, 1/C2 और 1/C3। जबकि प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब उनकी वैल्यू ये होती है। संधारित्रों को डॉट 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 क्रम में जोड़ने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। बेटा कोई भी वैल्यू अगर अपॉन में आ रही है तो ऑब्वियसली अपॉन में आने वाली वैल्यू तो घट ही रही है। तो यहाँ हमने देखा कि समांतर क्रम में तो अपॉन में आ रहा है तो वैल्यू घट रही है, तो धारिता को बढ़ाना है तो कौन से क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में तो घट ही रहा है ना। जब हम समांतर क्रम में धारिता को जोड़ेंगे, समांतर क्रम में धारिता को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, धारिता को जोड़ेंगे तो क्या होगा, C बराबर C1 C2 और C3, C बराबर C1 C2 और C3। दैट्स ऑल। समझ में आई ना बात। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी संधारित्र पर नेट आवेश, बेटा संधारित्र क्या होता है, इसमें दो प्लेटें होती हैं, देखना बात समझना है। इसमें यहाँ पे होती है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट, यहाँ पे होती है नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट, जिसका कनेक्शन पृथ्वी से कर दिया जाता है। तो किसी भी संधारित्र पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो परिणामी ये नेट आवेश क्या होगा, शून्य होगा। एक फेरेड में कितने स्थित फेरेड होते हैं, 9 × 10⁻11 स्थित फेरेड होते हैं एक फेरेड के अंदर। किसी चालक का विभव बढ़ाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बेटा बढ़ जाती है। विभव बढ़ाने पर किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बच्चा, बढ़ जाती है। आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित रहती है। किसके रूप में बेटा, विद्युत क्षेत्र के रूप में। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। V बराबर क्या होता है, V1 - V2। ऑब्वियसली दिशा अलग अलग होती है, इस वजह से V1 - V2। किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है बेटा, आकार या माध्यम। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। ठीक है, एक आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा कितनी होती है, आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा होती है 1/2CV²। कहां से आता है ये फॉर्मूला, वहीं से आता है Q²/2C वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे हमें मैचिंग करना है। मैचिंग जब करेंगे तो देखो विद्युत विभव किससे रिलेट करेगा बेटा, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है। संचित ऊर्जा को अभी पढ़ाया, ये होगा। और E और V में संबंध ये है बेटा, इस पे माइनस चिन्ह ये बताता है, यहाँ जो माइनस चिन्ह लगा है ये क्या बताता है कि ऑब्वियसली विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ये 5वें वाले का आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा लिखो। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। विद्युत विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को यहां लिख रहा हूं मैं। विद्युत विभव की परिभाषा, विद्युत विभव की परिभाषा लिख रहा हूं। ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्या कहलाता है बेटा, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव। क्या कहलाता है, विद्युत विभव। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। फॉर्मूला क्या है, V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। देखते हैं भाई, प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या था, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। किसी चालक की धारिता से क्या समझते हैं, संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, तो किसी चालक की धारिता क्या होती है, इसकी ऑब्वियसली जो थ्योरी आती है इसमें पहले पढ़ा जाता है कि जो आवेश होता है वो विभव के कैसे होता है,
विभव आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है? तो Q का समानुपाती क्या आती है? V, फिर वहाँ पे C स्थिरांक आता है, तो फिर C की जगह क्या हो जाता है, मतलब समानुपाती की जगह क्या आ जाता है C, तो C बराबर क्या आ जाता है Q बटे V। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आकार बढ़ाए बिना विभव के मान को घटाया जाए। संधारित्र पर नेट आवेश शून्य होता है। 1 फैराड को परिभाषित करो। बहुत ईजी है। 1 फैराड बराबर क्या होता है? C बराबर क्या होता है ये बताओ? Q बटे V। तो 1 फैराड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। ठीक है? धारिता का विमीय सूत्र क्या है? निकाल लेना फॉर्मूला से, 2021 के बोर्ड एग्जाम में आया था। एक गोलीय चालक की धारिता मैंने प्रीवियस उसमें ही कराई है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है बेटा, ये हो जाएगी क्या? धारिता। संधारित्र की ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? संधारित्र में ऊर्जा किसके रूप में संचित होती है बेटा? किसके रूप में संचित होती है? धारिता के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? शून्य माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी की धारिता बहुत ज्यादा होती है, अनंत होती है, इसलिए उसके विभव को क्या माना जाता है? शून्य। किसी द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है बेटा? शून्य होता है। विभव प्रवणता का मात्रक क्या है? वोल्ट बटे एम्पियर। इसी को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे एक्चुअल में इसी को कहते हैं विभव प्रवणता। मात्रक क्या होगा इसका? वोल्ट बटे मीटर। क्या होगा? वोल्ट बटे मीटर। ठीक है। दो संधारित्रों को दो संधारित्र श्रेणी क्रम में कब कहलाते हैं? गणितीय रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हो, इस स्थिति में दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े कहलाते हैं। या उनका जो परिणाम है दोनों की दोनों से कम आए तो उसे भी बोल देंगे। उस युक्ति का नाम बताइए जो उच्च विभवांतर उत्पन्न है। साइक्लोट्रॉन है, आपके सिलेबस में शायद हटा है। किसी आवेशित चालक के अंदर विभव कितना होता है? विभव आवेशित चालक के अंदर होता है नियत। अंदर की बात चल रही है, ठीक है बेटा। यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड क्या कह रही है। विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए और इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो अभी मैंने परिभाषित किया था, एक अंक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। जैसे कोई भी धातु की सतह, किसी भी धातु की सतह को क्या कहेंगे बेटा? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ को कितने डिग्री से काटती हैं? समकोण पर काटती हैं। समविभव पृष्ठ के कोई दो गुण लिखिए। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्योंकि ये कैसी होती है? धात्विक पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ को सदैव 90 डिग्री या लंबवत काटती हैं। किसी चालक की धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश उसके कारण विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है। या देखिए, या विद्युत को संग्रहित करने की क्षमता, आवेश संग्रहित करने की क्षमता को क्या कहेंगे? धारिता कहेंगे। 1 फैराड को परिभाषित कीजिए। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, देखिए 1 कूलाम आवेश, 1 फैराड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। 1 कूलाम आवेश देने पे विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, उसे चालक की धारिता 1 फैराड कहते हैं। किसी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ये सभी कारक क्षेत्रफल, दूरी और इनके माध्यम वगैरह हैं। संधारित्र का सिद्धांत अभी हमने समझा था। परावैद्युत सामर्थ्य क्या है? तो अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसके बिना विद्युत भंजन को सहन कर सकता है उसके परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है बेटा। देखिए, देखते हैं अगला प्रश्न। संधारित्र के दो उपयोग। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में आवेश संचय के लिए संधारित्र ऑब्वियसली क्या करता है? विद्युत आवेश को संचय करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में जो पंखा वगैरह में लगा रहता है, ठीक है, जिसे कंडेंसर बोलते हैं, जिसमें स्पार्किंग करता है निकल के, वो एक्चुअल में क्या करता है? आवेश को संग्रहित कर लेता है पंखे और मोटरों में कला विभक्त करने में। ठीक है बेटा। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य क्यों होता है? क्योंकि दोनों आवेश जो है वो समान दूरी पर होते हैं। इनके कारण उनके परिणाम तो बराबर आ जाते हैं, बट उनकी दिशाएं भिन्न भिन्न होने के कारण वो एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं, इसलिए विभव क्या हो जाता है? शून्य। किसी आवेशित खोखले चालक के अंदर विभव नियत क्यों रहता है? उसका कारण है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो इस कारण विभव क्या हो जाता है बेटा? नियत। ठीक है। दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता कितनी होगी? ये मेंशन दी गई है। समांतर क्रम वाली भी ऑलरेडी मैंने पीछे बता दिया है, संचित ऊर्जा। ठीक है बेटा। क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो लेकिन विभव शून्य ना हो? उदाहरण दीजिए। बिल्कुल संभव है, क्योंकि दो समान धनावेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। देखिए यहाँ पे आपने एक बिजली विद्युत क्षेत्र रेखा में एक डायग्राम देखा होगा ये वाला। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये ऐसे 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 करके ऐसे करके ऐसे करके,
ऐसे करके, इससे मिलाने वाली रेखा, ये ऐसे करके, क्योंकि इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण, रिपल्सन होगा, इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ये जितनी भी क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरे से दूर ही रहेंगी। कहाँ जाएंगी बेटा? एक दूसरे से दूर। कहाँ जाएंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, समझते हैं कहाँ जाएंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इनके मध्य बिंदु पे ऑब्वियसली विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? देखिए शून्य होगा कि नहीं? क्या होगा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान? देखिए शून्य होगा। पूछ क्या रहे हैं हमसे, देखो कि क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य ना हो? हाँ संभव है। उदाहरण विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। हाँ ऊपर वाला प्रश्न था क्या? जी हाँ, ऊपर वाला प्रश्न था। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विद्युत विभव वहां पे शून्य नहीं होता। ये तो निरक्षीय स्थिति का पूछ रहे थे। ठीक है, देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्या है? देखिए जो एमपी बोर्ड ने बोला है ना कि एनालिटिकली क्वेश्चंस आएंगे, वो कुछ ऐसे ही होंगे। क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो लेकिन विभव शून्य ना हो? बिल्कुल संभव है। कहाँ संभव है? कहाँ पे बेटा संभव है ये बात? ये बात संभव है यहाँ। देखिए संभव है कि नहीं? और यहाँ क्या है? क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य ना हो लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य हो? हाँ बेटा, निरक्षीय स्थिति में किसी चालक की धारिता 1 फैराड, इसका क्या अर्थ है? कि कूलम आवेश दिया जा रहा है जिससे विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो रही है। संधारित्र दिष्ट धारा को क्यों रोकता है? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली क्या होती है बेटा? 0। संधारित्र दिष्ट धारा को ही क्यों रोकता है? देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला मेंशन किया गया है कि एक्स सी बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा सी। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एफ सी। और एफ क्या है? आवृत्ति। और आवृत्ति दिष्ट धारा के लिए क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। तो एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या हो जाती है? 0। इसलिए ये इसे रोक पाता है। प्रतिघात संधारित्र का अनंत हो जाता है, 0 नहीं, सॉरी। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए मैं फॉर्मूला क्या बता रहा हूं आपको, उसी के हिसाब से इसे करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ सी बराबर क्या होगा? क्या हो जाएगा? 1 सॉरी एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा इसका? 1/ओमेगा सी। वी नो दैट ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ। तो एक्स सी बराबर क्या होगा? 1/2 पाई एफ सी। अब यहाँ पे जो दिष्ट दिष्ट धारी है परपथ है, दिष्ट धारा के परपथ में एफ के मान तो 0 हो जाता है। तो एक्स सी बराबर क्या होगा? 1/0। 0 से किसी में डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है आंसर? इन्फिनाइट। क्या आता है? अनंत। क्या आता है बेटा? अनंत। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसीलिए ये दिष्ट धारा को, इसीलिए ये दिष्ट धारा को रोकता है। ठीक है, दिष्ट धारा के प्रवाह को रोक देता है क्योंकि यहाँ पे इसका प्रतिघात अनंत होता है, अनंत बहुत ज्यादा है। ठीक है, पृथ्वी का विभव शून्य क्यों माना जाता है भैया? वही बात है, धारिता बहुत ज्यादा होती है इसलिए इसका विभव शून्य माना जाता है। ठीक है, यदि आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे तो कहीं ना कहीं ये बात एक गारंटीड रूप से साबित हो जाती है कि आपको जो कंटेंट है वो पसंद आया है। और आपको पसंद आया है तो प्लीज, यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, लगातार आपको जो भी जितना भी स्टडी मटेरियल है, अब जितने भी रिवीजन क्लासेस होंगे जो अंतिम प्रहार के रूप में आपके साथ मैं इसी चैनल पे करवाने वाला हूँ। यहाँ मैं 3 अंकीय 4 अंकीय भी लेके आऊंगा, यहाँ मैं न्यूमेरिकल भी लेके आऊंगा, और यहाँ मैं आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस भी बहुत जल्दी ही करवाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के पढ़ते रहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में नहीं रहिए। ठीक है, जय हिंद।